हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। इसके पहले हमने पढ़ लिया था किण्वन के बारे में। एक बार देख लेते हैं कि किण्वन क्या है। किण्वन क्या है? किण्वन एक खमीर उठाने की प्रक्रिया है। खमीर उठाने की प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। इसके माध्यम से किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग करके ब्रेड, वाइन, शराब, सिरका, इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। मतलब कि औद्योगिक पैमाने पर इस प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसमें जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है वो आपका कवक की कैटेगरी में आता है और उसका नाम है ईस्ट। इससे क्या होता है? खमीर उठाने की प्रक्रिया, दही बनने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। एक बार फिर इसको रिकॉल कर रहे हैं हम। तो अब हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। औषधि उपयोग में हम प्रतिजैविक के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिजैविक, इसकी इंग्लिश होती है एंटीबायोटिक। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको दवा के साथ साथ, मतलब फीवर की दवा के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी देता है। और डॉक्टर ये भी कहता है कि ये एंटीबायोटिक्स 3 दिन या 7 दिन आपको खाना है, या तो 3 दिन या 7 दिन। अगर आपका फीवर उतर जाता है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो भी इस एंटीबायोटिक को इतने दिन तक चलाइएगा, मतलब इतने दिन तक इसको खाना आवश्यक है। ऐसा क्यों कहता है डॉक्टर? क्योंकि प्रत्येक एंटीबायोटिक जो होता है उसका एक निश्चित डोज होता है जो आपकी बॉडी में जब जाता है तभी वो एंटीबायोटिक अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है। तो इस वजह से डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप इसका एक निश्चित डोज अपनी बॉडी में लीजिए, मतलब ये इतना अमाउंट आप ले लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे और दोबारा आपको इस रोग से के होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। सामान्यता नहीं होंगे, बाकी हो तो कुछ भी सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक जो है वो किससे बनते हैं? सूक्ष्म जीवों से बनते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके एंटीबायोटिक बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जैसे आजकल क्या हो रहा है, जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधि का उत्पादन हो रहा है। ये कार्य कैसे करते हैं प्रतिजैविक? ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो ये कैसे कार्य करते हैं? बॉडी में जाके बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं या कम कर देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम जान लीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोसाइनिन, ये आपके एंटीबायोटिक हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929, इन्होंने जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन का प्रयोग किया था। मतलब एक प्रयोग किया था इन्होंने जीवाणु रोगों से बचाव के लिए। तो उसी में उन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी और ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ये किससे बना था? फफूंद से बना था। जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से उन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी। पेनिसिलिन भी क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, जो मैंने आपको बताया था प्रेस्क्रिप्शन, कि जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए, और उसका निश्चित डोज जो होता है वो लेना चाहिए। और सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक जो होते हैं वो प्रभावशाली नहीं होते हैं। अगर आप कभी झोला छाप डॉक्टर या फिर कोई आपको रिकमेंड करता है कि आपको सर्दी जुकाम है या फिर कोई फ्लू से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक वहाँ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगला हमारा आता है टॉपिक वैक्सीन, यानी कि टीका। टीका आप लोगों ने सुना होगा, पोलियो का टीका लगता है, चेचक का टीका लगता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का ये जो वैक्सीन है ये भी सूक्ष्म जीवों से बना है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ये वैक्सीन बनाया जाता है।
और ये प्रतिरक्षी की तरह काम करता है हमारी बॉडी में जाके। जब ये टीका हमारी बॉडी में लगा दिया जाता है तो ये रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है अगर कभी आपकी बॉडी में पहुंचता है तो ये उसकी प्रतिरक्षी की तरह काम करता है। और ये शरीर को जैसे एक बार अगर किसी की बॉडी में, आप लोग देखा होगा कि छोटे बच्चों को पोलियो का टीका पिलाया जाता है, और जो पोलियो का टीका जिनको पिला दिया जाता है या पोलियो की ड्रॉप जिनको पिला दी जाती है वैक्सीन, तो उनको क्या होता है कि पोलियो नहीं होता है उन्हें। ऐसा क्यों नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि वो उस वायरस के टच में नहीं आते होंगे, पोलियो वाले वायरस के टच में नहीं आते होंगे, वो आते होंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने टीका लगवा लिया है या फिर उनको 2 बूंद पोलियो की मिल गई है, तो उनकी बॉडी में क्या है, उसकी प्रतिरक्षा के लिए वैक्सीन पहले से ही है। अगर ये रोग उनके बॉडी में आता भी है तो वो वैक्सीन उससे लड़ती है, उसे नष्ट कर देती है और ये रोग प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करता है या टीका काम करता है, मतलब ये हमारी बॉडी में एक प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। जैसे कि हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। चेचक का टीका लगता है छोटे बच्चों को, हैजा का या फिर पोलियो का भी 2 बूंद मिलती है, वो भी वैक्सीन ही है एक प्रकार का। तो आप लोगों को वैक्सीन समझ में आया होगा। अब एक साइंटिस्ट का नाम आता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1798 में सबसे पहले चेचक के टीके का निर्माण किया था, मतलब चेचक के टीके का 1798 में इन्होंने खोज किया था एडवर्ड जेनर जी ने। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वैक्सीन है, वैक्सीन यानी कि टीका, और इसका भी स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ही ये वैक्सीन बनाए जाते हैं और ये ये मनुष्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में कैसे वृद्धि करते हैं? तो कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो हमने इंट्रो क्लास में पढ़ा था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, 78% है, यानी बहुत ज़्यादा, लेकिन मृदा में नाइट्रोजन की कमी हमेशा रहती है। तो कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं, कुछ जीवाणु और एल्गी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स कर देते हैं। और मृदा की उर्वरता के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उर्वरक में हम लोगों ने नाइट्रोजनस उर्वरक के बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो नीले हरे शैवाल और जीवाणु होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, आपका जैसे खाद पढ़ा था, तो ऑर्गेनिक खाद की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेके मृदा में फिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन यानी कि वृद्धि होती है तथा मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किसके माध्यम से होता है, जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल के माध्यम से। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि ये साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु है और ये नीले हरे शैवाल हैं, जो क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल ये मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो पर्यावरण शुद्धिकरण भी हमने देखा था कि पर्यावरण शुद्धिकरण बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव कैसे पर्यावरण के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। तो इसके लिए हमने देखा था, हम देखते हैं कि क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि जितना भी कूड़ा कचरा होता है, कभी अगर कहीं देखा हो, यहाँ पे जो दिया गया है वो देखिए, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो या फिर हो सकता है ना देखा हो, क्योंकि हमारे वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कम होती है और बहुत कम लोग इतने एक्टिव हैं कि वो लोग क्या करते हैं
अपने घर के अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम सड़क पे फेंक देते हैं, फिर वो कूड़े के फॉर्म में आ जाता है, कूड़ा उठा के ले जाते हैं और जहाँ जो होता होगा बाद में उसको खाद में प्रयोग किया जाता होगा। लेकिन हम अपने घर में बहुत कम लोग, मतलब 99, अभी लोग जागरूक हैं तो कर रहे हैं, लेकिन पहले तो और भी नहीं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा। तो देखा होगा तो अच्छी बात है कि क्या होता है, ये फल सब्जी का कचरा जो होता है या फिर पेड़ पौधे के कचरे, पत्तियाँ होती हैं जो होती हैं, वो एक गड्ढा खोद के उसमें डाला जाता है, डंप किया जाता है और फिर उसे ढक दिया जाता है और फिर कुछ दिन बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाता है और उस खाद को फिर पौधों में या फिर किसी भी चीज़ में डालिए तो वो ऑर्गेनिक खाद होता है और इससे आपको नुकसान भी नहीं पहुंचता है और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, नेचर के लिए भी अच्छा होता है और हर चीज़ के लिए अच्छा होता है, मतलब किसी भी तरह से। और आपका वेस्ट भी उपयोग हो जाता है, जो वेस्टेज होते हैं वो भी उपयोग हो जाते हैं। तो ये भी किसके माध्यम से होता है, ये भी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होता है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि उन जो भी अपशिष्ट डाला जाता है गड्ढों में, सब्जियों का अपशिष्ट डाला जाता है, उसका विघटन कर देते हैं, उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं और उससे खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एक प्रक्रिया दिखाई गई है, क्रियाकला, जो आप लोग करिएगा या फिर देख लीजिए, समझ लीजिए कि 2 गमले लिए गए हैं, एक गमला ए है और एक गमला बी है। ए में क्या डाला गया है, कचरा, पौधे का कचरा, ठीक है, पौधे का कचरा यानी कि आप पौधे की छाल, पौधे की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें। और एक में पॉलीथीन। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो ये जो होगा ये अपघटित हो जाएगा, इसका विघटन हो जाएगा और ये सरल फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, ये खाद में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन पॉलीथीन ये आपका खाद में परिवर्तित नहीं होगा। आजकल पॉलीथीन का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो पॉलीथीन को डिकम्पोज होने में, अपघटित होने में बहुत हज़ारों सालों का टाइम लगता है। इस वजह से पॉलीथीन एक ऐसा कचरा है जिसको हम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो इसी वजह से क्या आप सुनते होंगे प्लास्टिक पे बैन लग गया, प्लास्टिक पे बैन लग गया, तो कुछ दिन लगता है फिर दोबारा से वही स्टार्ट होता है। तो प्लास्टिक का उपयोग अगर हम जागरूक हैं तो कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, जिससे हमारा नेचर क्या होगा, शुद्ध रहेगा, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है और ये कचरे के फॉर्म में हमेशा बना रहता है। बाकी कोई भी चीज़, सब्जी का छिलका ले लीजिए, अंडे का छिलका ले लीजिए, पेड़ पौधे का छिलका लीजिए, जानवर मरते हैं, मनुष्य मरता है, सबका डिकम्पोजिशन संभव है, मतलब सब अपघटित होते हैं। लेकिन प्लास्टिक के अपघटित होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम ऐसी चीज़ों का उपयोग ही क्यों करें जो हमारे लिए कचरा बन जाए। तो इसके उपयोग पे इसीलिए बैन लगाया गया है। लेकिन होता ही है, अगर हम जागरूक होंगे और हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे नेचर के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, जैविक अपशिष्ट का अपघटन, जो जैविक अपशिष्ट की बात अगर आती है तो प्लांट का अपशिष्ट हो सकता है, एनिमल का अपशिष्ट हो सकता है, घर की सब्जियां हो सकती हैं, सब्जियों का अपशिष्ट हो सकता है, घर के छिलके, अंडे के छिलका, ये सारे क्या होते हैं, अपशिष्ट हैं, जैविक अपशिष्ट हैं। और इनका क्या होता है, सूक्ष्म जीव इनका अपघटन कर देते हैं और उनको सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं और यह पदार्थ अन्य पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है और इस प्रकार हानिकारक होते हैं ये और दुर्गंध युक्त होते हैं, गंध भी इसमें बहुत होती है। तो इन पदार्थों का निम्नीकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कुछ जानवर, कुत्ते बिल्ली सड़क पे मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको खेत में फेंक दिया जाता है, तो कुछ दिनों तक स्मेल आती है गंदी और उसके बाद से अपने आप वो सड़ गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं और इस तरह से ये वातावरण को, यानी हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण में सहायता करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कितने कितने बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, किन किन तरीक़ों से ये हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो पहले हम लोगों ने देख लिया था औद्योगिक उपयोग में हमने देखा था कि ईस्ट के द्वारा या फर्मेंटेशन की किण्वन प्रक्रिया के द्वारा कैसे हम शराब का, ब्रेड का, इन सारी चीज़ों का, दही का निर्माण करते हैं।
तो ये भी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होता है। फिर हमने देखा था कि औषधि के रूप में कैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमने देखा था एंटीबायोटिक तथा वैक्सीन। फिर हमने देखा था कि मृदा की उर्वरता को कैसे सूक्ष्म जीव बढ़ाते हैं, तो कुछ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने देखा था, जो क्या करते हैं, वातावरण के नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करते हैं। फिर हमने देखा था कि पर्यावरण शुद्धिकरण में कैसे सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं, तो पर्यावरण शुद्धिकरण में कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो जैविक अपघट्य का कार्य करते हैं। ये जैविक अपशिष्ट को क्या करते हैं, अपघटित करके उनके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पदार्थ जंतुओं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं, यानी ये पुनः मृदा में विलीन हो जाते हैं और ये खाद बन जाते हैं, जिससे जंतुओं तथा पौधों द्वारा पुनः उन्हें उपयोग कर लिया जाता है। और ये कैसे पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं ये हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को देखते हैं कि हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो जैसे कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक हैं, वैसे ही कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी हैं, जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में या जानवरों में या पौधों में ये रोग उत्पन्न करते हैं, इस वजह से इन्हें कहते हैं रोगाणु। इन सूक्ष्मजीवों को कहते हैं रोगाणु अथवा रोगजनक, यानी रोग को जनरेट करने वाला, उत्पन्न करने वाला, और रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। देखते होंगे आप, आपके घर में ब्रेड रखा होता है तो सड़ जाता है कुछ दिनों बाद, फिर कुछ भी ऐसा अचार भी रखा होता है तो उस पर फफूंद पड़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, भोजन और कपड़े भी आप देखते होंगे, अगर बहुत दिनों तक कपड़े की तह ना हटाई जाए तो वो भी फट जाती है, या फिर वो भी, उसमें भी फंगस लग जाते हैं, ब्लैकिश लग जाता है, तो वो भी क्या होता है। और चमड़े का चप्पल भी आपने देखा होगा, उस पर भी फंगस लग जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपके भोजन को संदूषित कर रहे हैं तो नुकसान ही है, कपड़े को ख़राब कर रहे हैं तो भी नुकसान है, चमड़े की वस्तुओं को ख़राब कर रहे हैं तो भी आपका नुकसान ही होता है। और आपने ये भी देख लिया कि कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, उन सूक्ष्मजीवों को कहते हैं रोगाणु अथवा रोगजनक। तो इन्हीं सारी गतिविधियों के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं। देखिए, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो कैसे मनुष्य के अंदर पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं आपके श्वास द्वारा, पेय जल द्वारा। श्वास द्वारा यानी जब आप सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित होते हैं और उससे आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। पानी पीते हैं तो पेयजल द्वारा। भोजन द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के अगर सीधे संपर्क में कोई भी मनुष्य आता है या जंतु आता है तो उससे वो उसके अंदर हो जाता है। अभी इसका सबसे अच्छा उदाहरण, और अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी क्या है, एक संचरणीय रोग है। मतलब ये लोगों के संपर्क में आने से या फिर हवा के संदूषण से भी ये फैल रहा है। कि लोगों अगर कोई छींकता है या जो संक्रमित व्यक्ति है वो छींकता है, खांसता है, और वो वायरस अगर हवा में मौजूद है या फिर किसी चीज़ पे मौजूद है और आप उसको छूते हैं और फिर अपने आँख, नाक, मुंह को छूते हैं तो वो आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो ये भी आपका क्या है, और वायरस है। और वायरस भी क्या है, सूक्ष्म जीव नहीं है लेकिन सूक्ष्म है। तो ये भी आपके ये भी क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न कर रहे हैं और ये हमारे लिए हानिकारक हैं। तो हमने देख लिया था कि सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं ये, मनुष्य में कैसे पहुंचते हैं, मनुष्य या जानवर में श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा। और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसको ये रोग हुआ रहता है, कोई भी ऐसा रोग जो सूक्ष्मजीवों के कारण उसको हुआ हो, तो अगर उसके संपर्क में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी होने की संभावना रहती है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोगों को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क यानी कि टच,
थोड़ा सा टच होने से, छूने के माध्यम से फैलते हैं। और जो इस तरीके से फैलते हैं, यानी कि वायु से, जल से, भोजन से अथवा छूने से किसी में फैल जाते हैं, तो ऐसे रोगों को कहते हैं संचरणीय रोग। याद रखिएगा कि संचरणीय रोग क्या किसे कहते हैं? जो रोग वायु से, जल से, भोजन से अथवा कायिक संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, ऐसे रोगों को कहते हैं संचरणीय रोग। इसके कुछ उदाहरण हैं आपके सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। सर्दी जुकाम आपको पता ही है कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति जिनको सर्दी हुई हो उनके टच में आएंगे तो आपको भी ये रोग होने की संभावना 100% में 98% रहेगी। तो संचरणीय रोग आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। अब कुछ और चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो देख लीजिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक होते हैं। मतलब कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं। वो सूक्ष्म जीव उन्हीं पे बैठते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं और उनके माध्यम से वो दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। इसको समझने के लिए इसे देखिए। जैसे घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। घरेलू मक्खी क्या करती है? कूड़े कचड़े जंतुओं के अपशिष्ट पर बैठती है और वहाँ से क्या करती है? सूक्ष्म जीवों को ले लेती है और फिर जब वो आपके खाने पे बैठती है और जब आप उस खाने को खाते हैं तो आपको भी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी का एक और उदाहरण देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। तो मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया सुना होगा आप लोगों ने, मलेरिया का वाहक है। ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो क्या है? मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, मतलब उसको धारण करता है अपने अंदर और उससे क्या होता है? ये अन्य मनुष्य जिसको वो मच्छर काटता है तो उससे वो क्या करता है? उसकी बॉडी में वो मच्छर को वायरस जो परजीवी है उसको इंजेक्ट कर देता है, जिसके माध्यम से उसको वो रोग हो जाता है। आप लोगों ने देश का एक वो सुना होगा, टैग सुना होगा, मलेरिया हारेगा और देश जीतेगा। तो इसका बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है और इसका सबसे ज़्यादा इसके बचाव का तरीका है स्वच्छता। अगर आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो आप मलेरिया से बचे रहेंगे। और भी क्या क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में भी मलेरिया के उन्मूलन पे बहुत ही प्रगति से काम हो रहा है, बहुत ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया है कि देश जीतेगा तथा मलेरिया हारेगा। तो कैसे हारेगा? जब हम एकजुट होकर इस क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो ऑफकोर्स मलेरिया हारेगा और देश जीतेगा। तो देखते हैं, तो मलेरिया का वाहक कौन सा? मलेरिया जो जिस परजीवी के कारण होता है वो है प्लाज्मोडियम। और ये किसके? मादा एडीज मच्छर। ये कौन सा जो आपका मच्छर है? मादा एनाफिलीज मच्छर है, ये इसका वाहक है। अब एक और वाहक है एडिस मच्छर। एडिस मच्छर जो होता है वो डेंगू वायरस का वाहक होता है। डेंगू भी क्या होता है? मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू वायरस का वाहक जो होता है, मतलब जिस पे वो वायरस रहता है, वो होता है मादा एडिस मच्छर। और मलेरिया का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा और दोनों को भूलिएगा भी मत। चलिए अब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। ये जो सारणी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक करके इसके बारे में हम देखते हैं। पहला इसमें खाना है मानव रोग। दूसरा रोग कारक सूक्ष्म जीव, मतलब यहाँ पे वो रोग लिखे गए हैं जो रोग होते हैं मानव के अंदर, और यहाँ पे वो सूक्ष्म जीव लिखे गए हैं जिनके कारण ये रोग होते हैं। संचरण का तरीका, मतलब जिनके माध्यम से ये अन्य लोगों में फैलते हैं, तो वो क्या हैं? वो। और बचाव के क्या उपाय हैं? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्षय रोग। क्षय रोग किसके माध्यम से होता है? जीवाणु के माध्यम से। ठीक है। इसका संचरण का तरीका क्या है? वायु।
मतलब इसके वायरस जो होते हैं, जो इसके जीवाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये रोग मनुष्यों में होता है वायु के संपर्क में आने से। अगर उस वायु में क्षय रोग के जीवाणु मौजूद हैं और मनुष्य उसके संपर्क में आता है तो उसको इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। उपाय क्या है इसके? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए। जो व्यक्तिगत उपयोग में उसकी आती हैं उसको भी अलग रखना चाहिए, लोगों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। और उचित समय पर इसका टीकाकरण भी करना चाहिए। टीकाकरण, तो ये है इस रोग से बचाव के उपाय। अब देखते हैं कि अगला कौन सा है। तो अगला है आपका खसरा यानी मीजल्स। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किसके संपर्क में आने से? वायु से फैलता है ये, और इसका भी सेम बचाव का उपाय। अगला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स चेचक आप लोगों ने सुना होगा। ये भी किससे होता है? वायरस से होता है। कैसे फैलता है ये? एक तो वायु से फैल सकता है या फिर सीधे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैल सकता है। इसका भी सेम उपाय। अगला है आपका पोलियो। ये भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कैसे फैलता है ये? वायु से भी फैल सकता है और जल से भी फैल सकता है। इससे भी बचने का यही उपाय है। आगे देखते हैं। अगला है आपका हैजा रोग। हैजा भी मनुष्यों में होने वाला एक रोग है जिसका किसके कारण होता है ये हैजा रोग? तो ये हैजा रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। कैसे फैलता है ये? जल से फैलता है और भोजन से फैलता है। मतलब आप संदूषित भोजन जिस पे हैजा के जीवाणु हो वो कर लें तो आपको हो सकता है, या फिर जल आप संदूषित ग्रहण कर लें तो आपको हो सकता है। इसका क्या उपाय है? व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब इंसान खुद को स्वच्छ रखे और अच्छी आदतों को अपनाना। अच्छी आदतें यानी कि स्वच्छता से जुड़ी हर अच्छी आदत को अपनाइए। हमेशा हाथ धुल के खाना खाइए, हाथ धुल के ही अपने आँख, मुँह, नाक, इन सब चीज़ों को छूइए, या फिर आप हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए। ठीक है, तो इससे ये रोग होने की संभावना मतलब 98% कम हो जाती है। 1% ही चांस रहेगा कि आपको ये रोग होगा अगर आप बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं तो, अदरवाइज आपको ये रोग नहीं होगा। दूसरा देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड आजकल बहुत होता है लोगों को। ये भी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। इसका कारक किसके माध्यम से फैलता है? जल से, संदूषित जल के माध्यम से ये फैलता है, और इसी वजह से ये मैक्सिमम लोगों को टाइफाइड होता है। उपाय क्या है इसको? व्यक्तिगत स्वच्छता, भली भांति पके भोजन को ग्रहण करना, उबला पेयजल, जल को उबाल के पीजिए या फिर आरओ वाटर रहता है वो पीजिए, और टीकाकरण इसका उपाय है। अब अगला रोग है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए भी बहुत ही खतरनाक रोग है। ये भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। इसका संचरण किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। इसका उपयोग, इससे बचाव का तरीका क्या है? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करिए और टीकाकरण, दो इसका उपाय। उबला पेयजल पीजिए तो इससे बचाव होगा, या फिर टीकाकरण, क्योंकि इसके संचरण का तरीका क्या है? जल ही है। तो अगर आप स्वच्छ जल का प्रयोग हमेशा करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस ए होने की संभावना ना के बराबर होगी। अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट मलेरिया, जिसके में अभी अभियान भी चल रहा है। तो इसमें क्या है, जिसका टैग है देश जीतेगा तथा मलेरिया हारेगा। तो मलेरिया क्या है, किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। वहाँ किसका क्या है? मच्छर। उपयोग कैसे इससे बचा जा सकता है? सबसे पहला मच्छरदानियों का उपयोग, और सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका मच्छरदानी का उपयोग करिए। मच्छर भगाने वाले रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशकों का छिड़काव अपने आसपास कर दीजिए जिससे मच्छर ना आए और मच्छर का प्रजनन ना हो। तो मच्छर का प्रजनन रोकने के लिए अपने आसपास जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने दें। कूलर में या फिर टायर वायर हो कहीं गंदा सा और उसमें भी जल एकत्र हो रहा हो तो उसको भी निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब जल पे मच्छर बनेंगे तभी मलेरिया होने की संभावना बढ़ेगी। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका मच्छरदानी का प्रयोग करिए और अपने आसपास जल एकत्र ना होने दीजिए, जिससे मच्छर पैदा ही ना हो। जब मच्छर पैदा नहीं होंगे तो आपको काटेंगे ही नहीं। तो ये हम लोगों ने देख लिया
कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव और कौन कौन से रोग के लिए कारक हैं और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। अब देखते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। आगे की क्लास में हम और चीज़ों को पढ़ेंगे, इससे जो आगे की चीज़ें आएंगी वो हम पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अभी इतना ही आप पढ़िए और इसको तैयार करिए, और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो वो पूछिए मुझसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो रहा है आपको, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने का रीज़न मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।